सरदार होके भी शराब के आसपास आपका कोई नाम नहीं है। मुझे लगता है बड़ा ज्वलनशील मुद्दा लिया आपने आज के ज़माने में। आप शहीद भगत सिंह सेवा दल चलाते हैं सर। इस फाउंडेशन में सर शुरुआती टाइम में बहुत स्ट्रगल्स आए होंगे, तो ऐसे केसेस में जब आप स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, तब भी आपके मन में कोई विचार नहीं आया, और विचार नहीं आया तो सर आप कैसे मोटिवेट किए अपने आप को? जैसी संगत होती है ना वैसे रंगत है। सर कोरोना वॉरियर रहे हैं आप, जिस टाइम सब लोग दरवाजा बंद करके इवन रिश्तेदार के अपने भाई को अंदर लेने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसे टाइम पे सर आपने, जहाँ पर रिश्तेदार भी उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, उनका आपने अंतिम संस्कार भी किया। हम अक्सर देखते हैं टीवी पे दिखाते हैं कि कोई डॉगी को पीट रहा है, एफआईआर हो जाती है, और जो इंसानों को मार रहे हैं रिहैब सेंटर में कितनी एफआईआर हुई आज तक दिल्ली के अंदर। मुझे तो यहाँ तक पता लगा एक रिहैब सेंटर में कि ढाबों में और फंक्शनों में जो रोटी बच जाती है, जो जानवरों को डालनी होती है, वो ले जाके खिलाते हैं वहाँ पे। जब एक पार्लियामेंट की जो सेशन है वो लाइव आ सकता है, तो रिहैब सेंटर का लाइव क्यों नहीं आ सकता? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन को, सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी को, इसके ऊपर सख्ती की जाए। 11 एफआईआर सर आपके नाम पे हो गई थी, और ऐसे समय में आपने सेवा भी करी, और सर साथ में ये लीगल जो ऑब्लिगेशन है वो भी। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, बोर करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि जब मैं कोर्ट में जाऊंगा इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा, प्रशासन भी फंसेगा उसमें। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द गुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, और हर घर, हर गली, हर शहर बहुत तेजी से फैलती जा रही है, और वो है नशा, नशे की लत। आपको पता है हमारी मुहिम नशे की लत को ना, ड्रग एडिक्शन फ्री इंडिया, से नो टू अल्कोहल, और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मानवता की मिसाल, 106 बार ब्लड डोनेशन, जिनको एम्बुलेंस मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई, कोरोना वॉरियर भी हैं, और राजनीति के क्षेत्र में पूर्व विधायक रहे हैं शादरा विधानसभा क्षेत्र से, जो कि भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 2021 में सम्मानित हैं। हम स्वागत करते हैं जितेंद्र सिंह सल्टी सर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर हमारा चैनल जो है सर वो नशे को लेकर है, जो आजकल युवा जो है सर, मेजोरिटी ऑफ युवा जो है नशे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सर पॉलिटिकल कैरियर भी रहा है आपका, समाज सेवक भी हैं, और सबसे बड़ी बात आप सिख हैं। सरदार होके भी शराब के आसपास आपका कोई नाम नहीं है, और इतना सेवा भाव, कोई खास इंसिडेंस या अपने बारे में बताना चाहेंगे सर? मुझे लगता है बड़ा ज्वलनशील मुद्दा लिया आपने आज के ज़माने में, क्योंकि जब प्रचलन इतना बढ़ता जा रहा नशे का, पहले तो कभी शराब ही होती थी, अब तो पता नहीं तरह तरह के नशे आ रहे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता उनके। कोई गांजा पी रहा है, कोई स्मैक पी रहा है, कोई हेरोइन पी रहा है, कोई चिट्टा पी रहा है, कोई कैप्सूल ले रहा है, कोई इंजेक्शन ले रहा है। बहुत ज्वलनशील मुद्दा है ये, और बेबस हो जाते हैं परिवार वाले भी जब किसी को लत लग जाती है। और लत क्या, मैं तो कहता हूँ बीमारी है एक तरीके से। जो लोग एडिक्ट हो गए हैं वो नशा नहीं करते हैं, वो दवाई ले रहे हैं एक तरीके से, वो जिंदा ही तब है। बिल्कुल। नक्सल कहता हूँ, मेरे पास बहुत माँ बाप आते हैं कि इनको आप इवास हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, घर का सामान तोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, मगा सामान बेच आते हैं। तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि आप इनको एज ए पेशेंट ट्रीट करिए, ये पेशेंट है इस समय, ये शराबी नहीं है अब। तो ये मसला बड़ा गंभीर है, और इसके ऊपर आपने जो ये इशू उठाया है, मैं समझता हूँ ये सरकार के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी इसके ऊपर वर्कशॉप करनी चाहिए। मेरा विचार तो ये है। सर समाज सेवा का जो आपका फील्ड है सर, आप शहीद भगत सिंह सेवा दल चलाते हैं सर। तो इस फाउंडेशन में सर शुरुआती टाइम में बहुत स्ट्रगल्स आए होंगे, और जब भी इंसान सेवा के लिए निकलता है तो उसकी जीवन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आते हैं। तो ऐसे केसेस में जब आप स्ट्रेस में रहे, एंजाइटी में रहे, तब भी आपके मन में कोई विचार नहीं आया, और विचार नहीं आया तो सर आप कैसे मोटिवेट किए अपने आप को? देखिए, जैसी संगत होती है ना वैसे रंगत आ जाती है।
अगर हम फ्रीडम मूवमेंट को देखते हैं, उस समय संसाधन भी इतने नहीं थे। अगर हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह जी का जीवन पढ़ते हैं, उनकी उम्र भी उस समय ऐश करने की थी, एंजॉय करने की थी, लेकिन उन्होंने एक ही मिशन रखा कि दम निकले इस देश की खातिर बस अरमान है। कई बार हमारे मजे से ज्यादा, हमारे एंजॉय से ज्यादा, हमारी पर्सनल लाइफ से ज्यादा देश जरूरी होता है, और कई बार पर्सनल लाइफ भी जरूरी होती है, क्योंकि इंसान नहीं तो पागल ही हो जाएगा एक जगह लगा लगा। किसी भी एक काम में है, अगर आज से 200 साल पहले प्रचलन हुआ कि एक छुट्टी होनी चाहिए हफ्ते बाद, अब तो 2 हो गई हैं, इसका तो महत्व है ना जी कोई। 2-2 महीने की छुट्टियां भी जो स्कूलों में मिलती हैं, इसका भी कोई महत्व है। फेस्टिवल की छुट्टियां आती हैं, तो ये मतलब ये है कि आदमी ऊब जाता है काम कर करके। तो मेरा जीवन जो है उन क्रांतिकारी को देखते हुए चला। लकीली मुझे टीम अच्छी मिली, लकीली मेरे ड्राइवर अच्छे मिले, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, तो काम बढ़ता चला गया। इसलिए बहुत स्ट्रेस में भी काम किया, लेकिन एंजॉय किया। बिल्कुल। गाइस, जैसा कि सर बता रहे हैं कि अगर आपकी संगत जो है, आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो पीयर ग्रुप है, अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात करें, जैसा वो होगा वैसा ही आप कहीं न कहीं ढलने की कोशिश करोगे। तो अपनी जो फ्रेंड सर्कल है, अपना जो समाज है, उसमें ऐसी जगह रहने की कोशिश करिए जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़, जैसा सर ने बताया कि एक गोल की तरफ जो फ़ोकस है, वो सिर्फ़ गोल की तरफ रहे, इधर-उधर की बातों से ध्यान ना भटके। सर, आप मैंने बात करी कि सरदार होके भी शराब नहीं, कुछ सिख वैल्यूज़ होती हैं या परमात्मा से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं न नशे का धर्म से मतलब नहीं है कि सिख हो के ही पिएगा, ऐसा नहीं है। मेरे अगर 500 दोस्त हैं, तो 500 में से 450 नॉन सिख है। उस 450 में से 300 तो ड्रिंक करते हैं। मैं किसी कम्युनिटी का नाम तो नहीं लूंगा। और मैं एक बात और बताऊं आपको, मैं फॉरेन कंट्री भी गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ वहाँ महिलाएं भी ड्रिंक करती हैं, आदमी भी करते हैं, लेकिन वो ना उसको एज ए मेडिसिन ट्रीट करते हैं। जैसे रोटी खाने लगे हैं, उन्होंने एक आधा पैग ले लिया या वाइन ले ली, उनका स्टाइल ये है। हमारे यहाँ स्टाइल देखा है मैंने हिंदुस्तान में, जब बोतल खुल गई जब तो खत्म नहीं होगी तो बैठेंगे नहीं आराम से, उसे खत्म करके मानेंगे आज वो। और ये प्रचलन धीरे धीरे शादी ब्याह में, हर खुशी के त्योहार में कहते हैं जब तक ड्रिंक ना हो तो मजा ही आया। बिल्कुल सर। नशा ही नहीं आया और मजा भी नहीं आया। तो लेकिन एक बात की मुझे खुशी है कि अब काफी परिवार काफी परिवार इससे दूर होते जा रहे हैं, खास करके जिनको अपनी सेहत का ख्याल हो गया है। अब मेरे मेरे दोनों बेटे नहीं हाथ लगाते। बहुत बढ़िया। कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। उससे ये मतलब नहीं कि वो सिख हैं नहीं है, ऐसे को मतलब नहीं। आम सबसे बड़ी बात है कि आजकल लोगों को टेंशन बहुत है, और फालतू फंड की टेंशन उड़ जाता है। लोगों को अपने दुख से इतनी परेशानी नहीं है, पड़ोसी का सुख से बड़ी परेशानी है। बिल्कुल सर। कि मेरे घर गाड़ी छोटी है, उसकी बड़ी क्यों है, मेरा घर छोटा है उसका बड़ा क्यों है, ये टेंशन लेके बैठ गए लोग। बिल्कुल। छोड़ दो ना ऊपर वाले पे। गुरबानी में लिखा है जिसने पैदा किया है वो आपको रिजक भी देगा। पत्थर के अंदर कीड़ा होता है, कीड़े को वहां रिजक मिलता है। सैल पत्थर में जंतु पायता का रिजक आगे कर दरिया। बच्चा पैदा होता है, माँ के स्तन में दूध आ जाता है, देखिए रिजक पैदा कर दिया ईश्वर ने, बच्चा पैदा करते ही रिजक दे दिया उसको। हम नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर वाला कर रहा है। मछली को भी, पंछी को भी, कीड़े को भी, मकोड़े को भी, सबका भोजन का इंतजाम कर रखा है ऊपर वाले ने। तो इसलिए टेंशन की वजह से जो ये बहाना करते हैं कि यार बड़ी टेंशन है, दारू पी लूं, टेंशन है कर लूं, वो बहाना कर रहे हैं। उसके बिना भी जीवन चल सकता है। वो मेडिटेशन में भी अपने जीवन को ले जा सकते हैं। जिस भी धर्म के है, ईस्ट के है, उसको मानिए, उसमें जाइए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है। आप क्रिश्चियन है तो चर्च जाइए, अपने ईसा मतलब अपने अपने ईस्ट को याद कीजिए, कोशिश करिए, मेडिटेशन कीजिए। जैसा कि सर ने बताया कि बिना शराब के, बिना ड्रग्स के भी आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, आप अच्छा जीवन जी सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं, और उस एन्जॉय को करने के लिए आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं,
एक्सरसाइज कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। और एक चीज़ सर जो मुझे पसंद आई सर, आपने जो बताई कि आपके दोनों बच्चे ड्रिंक नहीं करते, वो उसका रीज़न यही है कि सर जो उनको अपब्रिंगिंग मिली है ना सर, जो बच्चा जिस माहौल में सर ढलता है ना, कहीं न कहीं उसे अडैप्ट कर लेता है। देखिए, समय के साथ मैं भी जब अपनी जवानी की उम्र में था, हम भी अपनी सोसाइटी में या शादी में, ब्याह में हम भी ड्रिंक करते थे। समय ऐसा आया बदलाव कि हमारे पास टाइम ही नहीं है और रोटी खाने का भी टाइम नहीं होता कई बार, तो सुख से फुर्सत नहीं मिलती है। जब हमको समय नहीं है, तो घर में भी ऐसा माहौल बन गया। इवन हमारे घर में तो नॉन-वेज भी नहीं बनता हो, क्योंकि घर में हम महीने में 5 दिन तो खाना नहीं खा पाते, तो 25 दिन तो बाहर ही खाते हैं। तो मतलब वो कुछ सिस्टम ने हमें ऐसा कर दिया, कुछ वक़्त ने करा दिया, शायद परमात्मा ने इसमें हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे घर में हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिस घर में होते हैं, वहाँ वैसे भी थोड़ी इस चीज़ का हमें परहेज़ करना पड़ता है। बिल्कुल सर। सर कोरोना वॉरियर रहे हैं आप, एंड इतनी वीडियोस सर, जिस टाइम सब लोग दरवाज़ा बंद करके, इवन रिश्तेदार के अपने भाई को अंदर लेने के लिए तैयार नहीं थे कि भाई तू बाहर से आया है तो बाहर ही रहे। और ऐसे टाइम पे सर आपने बहुत सारे शब्द जो थे, जहाँ पर रिश्तेदार भी उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, उनका आपने अंतिम संस्कार भी किया, उनको एम्बुलेंस में सर ट्रांसफ़र भी किया। ऐसे टाइम पे इमोशनल ब्रेकडाउन होता है सर। और लोग कहते हैं कि जब मैं इमोशनली टूट जाता है ना इंसान, तो इस तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आपने उस वक्त किन चीज़ों का सहारा लिया और कैसे हैंडल करी ये सिचुएशन? पहली बात तो फुर्सत ही नहीं थी उस समय हमारे पास। एक दिन में 200-200 डेड बॉडी भी उठाई है। टोटल हमने 4266 डेड बॉडी क्रिमेट करी है। जो कैरी की हैं, वो अलग हैं 7000, पेशेंट जो दसियों हज़ार हमने उठाए हैं, वो अलग हैं। ब्लड दिया है, वो अलग है, मॉर्चरी बॉक्स दिए हैं, वो अलग है। पहली बात तो सेवा परमात्मा करा रहा था और हम 25 साल से पहले करते आ रहे थे, तो एक्सपीरियंस था। एक फौजी की तरह काम कर रहे थे हम लोग। मुझे कइयों ने कहा, "शंटी जी, आप मौत से खेल रहे हैं।" तो मैं कहता था, "फौजी जो है घर में सो गया अगर और मौत आ गई तो शहीद नहीं कराएगा, उसको रणभूमि में जाना है।" हमारी रणभूमि शमशान घाट थी। अब बात है, मेरे ड्राइवर, मेरे बच्चे दिन-रात इन्होंने काम किया और जैसा लिखा है हमारे ग्रंथों में कि निश्चय कर अपनी जीत करो, जो परमात्मा ने बख्शिश करी। सर जो सच्चे मन से सेवा होती है ना, जब उस टाइम परम पिता परमात्मा भी, उनकी भी एक संवरली नज़र होती है कि भई इस इंसान को मैंने कुछ नहीं होने देना। बिल्कुल आप निडर होके लगे रहे, और मैं तो सर वीडियोज़ ही देखता था। एंड वीडियोज़ देखते हुए सर इतनी हैरानी होती थी, मतलब पीपी किट पहन के आपका बस पगड़ी दिख रही है सर, मेरे को तो ये दिखता था कि आपकी सिर्फ़ पगड़ी दिख रही है। और ऐसे सिनेरियो में सर काम करना, और घरवालों ने अलाउ कर दिया आपको इस चीज़ में। बस उसमें सबकी मैं बता रहा हूँ, जैसे बच्चों का, मेरी मिसेज़ का, सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। और मेरा एक ड्राइवर भी शहीद हुआ कोविड में। डेथ बेड पे मैं भी गया, मेरा बेटा भी गया, लेकिन बख्शिश रही परमात्मा की कि हम डरे नहीं, पीछे नहीं हटे बस। सर आपने 70,000 से ज़्यादा बॉडी, हाँ, हम 70,000 से ज़्यादा 30 साल में हमारा सेवा हो चुकी है डेड बॉडी की। क्या और कोई पेशेंट अलग है, डेड बॉडी है। डेड बॉडी सर? सर इसमें कोई ऐसा पेशेंट भी रहा है जो एडिक्ट रहा हो, उसके बाद उसकी मौत हो गई हो सर? कुछ नहीं, सैकड़ों। हमें जो महीने में 100 सवा 100 डेड बॉडी मिलती हैं, लावारिस, पुलिस के द्वारा, उसमें 90% वही होती हैं। बेचारे पता नहीं कैसे घर-बार से आ जाते हैं दुखी होके, आई डोंट नो, और फिर वो सड़क पे या कहीं मर जाते हैं, फिर उनको उठाने वाला कोई नहीं है। तो उसमें पुलिस वाले बेचारे मेहनत करके उसको 3 दिन रखते हैं, 72 घंटे के बाद फिर वो हमारे शमशान घाट में लाते हैं, हम उनको क्रीमेट करते हैं। वो सब सब बेचारे वो इस टाइप के होते हैं। सर सेवा का इतना जो कॉन्सेप्ट है सर, आजकल जो यूथ है, अगर कहीं भी वॉलंटियर करता है, हल्का-फुल्का भी अगर करता है, तो वो इसको टाइम वेस्टेज की तरह लेता है। सर उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे मोटिवेट किया जाए यूथ को? मैं समझता हूँ टाइम वेस्ट नहीं, ये टाइम आपके जीवन सुधारने का है। गुरबानी कहती है, "पशु मरे 10 काज सवारे, नर मरे कछु काम ना आवे।" जब हम मर जाएँगे, हमारा नाम क्या रखा जाएगा पता है? बॉडी। बॉडी को उठाओ, बॉडी को रखो, बॉडी को जलाओ, बॉडी को नहलाओ, फिर जला दो या दफना दो। कोई काम तो ऐसा करते हैं कि जीते जी, कि जाने के बाद वो काम याद आए।
या जाते जाते अपनी बॉडी ही डोनेट कर जाए, ब्लड डोनेट करें, आंखें डोनेट करें। मेरा यही कंसेप्ट है, सबको ये समझाता हूँ कि भाई सारी जिंदगी की एक पेड़ आप नहीं लगाते हो, एक पेड़ जो ऑक्सीजन है, जो जीवन है, और जाते जाते 4 क्विंटल लकड़ी और ले जाते हो। तो जब आपने बैंक में एफडी डाली नहीं तो पैसे खर्चने का क्या हक है आपको? सारी दुनिया के लोग अगर 144 करोड़ लोग देश के अंदर है, एक एक पेड़ लगवा देंगे तो 144 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। ये सोच होनी चाहिए। सर यहीं से वॉलंटियर की बात आई, कोई ऐसा इंसान आपके साथ जुड़ा हो जो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया हो, जिसकी लाइफ में आपने बदलाव देखा हो और जो इसने चौंका दिया हो कि वो इंसान इतना चेंज हो सकता है? दसियों हैं मेरे पास, तो ऐसे भी हैं जो क्लीन शेव थे, पहले दारू पीते थे, और आज मैं 5 साल के बाद देखता हूँ तो रोज गुरुद्वारा शीशगंज साहब जाते हैं, गुरु तेग बहादुर के दर पे। केस भी रख लिया उन्होंने, शराब भी नहीं पीते। मैंने तो बहुत बदलाव देखे हैं लोगों में, और ये समय कराता है, ये परमात्मा देता है बुद्धि, हमारे तुम्हारे देने से आने वाली है नहीं है, ये उससे ऊपर ने पक चुरा हुआ है। बट सर जब सही एक्टिविटीज़ की तरफ, सही लोगों के साथ हम जब जुड़ जाते हैं, तो कहीं न कहीं हम इन्फ्लुएंस होते रहते, और एक वक़्त ऐसा आता है कि अंदर से हमें एक वाइब्रेशंस आने लग जाती है कि हाँ, सर जो हैं या जो ये टीम है, वो सही है और मैं गलत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ठोकर लग जाती है, कहीं ना कहीं आदमी समझ जाता है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा था, ये सही थे। जो संभल गया वो बदल गया, जो बदल गया वो बच गया। मैं अक्सर कहता हूँ कि ज्यादा शराब पीने वाले लोग या तो बहुत जल्दी शराब छोड़ देते हैं या दुनिया छोड़ देते हैं, जो हद से ज्यादा पीते हैं। क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हॉस्पिटल पड़े होते हैं, घर वाले भी 2 4 6 दिन जाते हैं, बस खत्म है काम। तो भाई ऐसा काम क्यों करते हो आप? ठीक है, आप एंजॉय करो, रोटी भी ज्यादा खा लेंगे वो भी नुकसान करती है, चाय भी ज्यादा पियेंगे वो भी नुकसान करती है। अगर आपको करनी ही है तो एंजॉय की तरह करो। बिल्कुल। देखो मैं ही नहीं बोलता, सर ने भी ये बात बोल दी कि अगर आप ऐसे ही शराब पीते रहे, ओवर क्वांटिटी में पीते रहे, तो समय से पहले मौत, हॉस्पिटल, जेल आपको हो सकती है। सर कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसा इंसान जिनको आपने मोटिवेट किया हो और वो सुधर गए हों, कोई ऐसा इंसिडेंट सुनाएँगे सर अगर कोई? दसियों बच्चे हैं मेरे मेरे अपने पास एक ड्राइवर था जो समझ लो सुबह पी लेता था। तो उसको मैंने 2 3 बार पनिशमेंट किया, फिर मुझे लगा नहीं ऐसे नहीं बदलेगा ये। उसको मैंने अपने साथ ही रख लिया, मैंने कहा तू मेरी गाड़ी पे चलेगा, जब मेरी गाड़ी पे चलेगा उसको मौका नहीं मिलेगा, ना वो ठेके जाएगा ना पिएगा। तो 1 साल मैंने उसको रखा तो उसकी शराब छूट गई। क्या बात है सर! और ये तो सर बाद में उनकी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सर वो थैंकफुल भी रहे होंगे, और ये बहुत आभार व्यक्त करने वाली बात है सर जी। अच्छी बात है। सर आप विधानसभा में सर एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं शादरा विधानसभा से। सर कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जैसे जिनके तहत रिहैब सेंटर्स चलते हैं, काउंसलर्स, साइकियाट्रिस्ट का इंतज़ाम होता है सर। क्या वो पॉलिसीज़ कारगर हैं और क्या उनकी स्थिति है सर? मैं 2 बार काउंसलर भी रहा हूँ, पहले इंडिपेंडेंट काउंसलर जीता, फिर काउंसलर दोबारा बना, फिर एमएलए रहा। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो अवेयरनेस के लिए प्रशासन कुछ नहीं करता है। जिस प्रकार बच्चों के पोलियो के लिए सरकार ने बहुत इनिशिएटिव लिया, बिल्कुल अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, 2 बूंद, और सारी दुनिया 2 बूंद पिलाने जा रही है, हर माता अपने बच्चों को लेके जा रही है, कि अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ड्रग्स को छुड़वाने के लिए ऐड देखी? क्या कभी आपने ब्लड डोनेशन के लिए ऐड देखी? इन चीजों के ऊपर पता नहीं वो फंड कहाँ जाते हैं, जो अरबों रुपए के फंड होंगे, लगते नहीं है, लेकिन वो कभी मैंने नहीं देखा। दूसरी बात, हमारे यमुना पार में एक सबसे बड़ा है इबास हॉस्पिटल, वहां बहुत अच्छा काम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक अनार 100 बीमार, बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है ये नशे वाली। उसके हिसाब से दिल्ली के अंदर अगर 13 जोन है तो 13 की 13 में होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट वाले जो है कई जगह पे कमर्शियल के रूप में गरीब लोगों की खाल उतार रहे हैं।
बिल्कुल सर। नंबर वन, कई तरीके से। कोई 20,000 रुपये महीना रख रहा है, ले रहा है, वो 30,000 रुपये ले रहा है रखने का। अब जो अमीर आदमी वो दे भी देता है, चलो उनका बच्चा भी गया, दे दिया उन्होंने। अब गरीब आदमी तो नहीं दे सकता। नहीं दे सकता सर। नहीं दे सकता, तो 2-4 दिन रहता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर उसी काम पर लग जाता है। और कई सेंटर वालों ने तो एक धंधा और बना लिया है कि बड़े लोग जो अमीर हैं, अभी मेरे पास केस आया लेटेस्ट, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ चंडीगढ़ में। मियाँ ने ऐसी एक संस्था जो नशा मुक्ति वाली। नशा मुक्ति केंद्र है नोएडा में, सेटिंग करके अपनी मिसेज को ये दिखा दिया कि ये नशा करती है, दिमागी तौर पे फिट नहीं है, उसको हम बंद करा दो। अरबपति परिवार है, तो कई ये धंधा कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कईयों के पास परमिट भी नहीं है। भाई हम एक एक दवाई नींद की लेते हैं, पहले डॉक्टर से पूछ के लेते हैं, भी आधी गोली लेनी है, कितने एमजी की लेनी है, कितने दिन लेनी है, ठीक। लेकिन वो अपने आप ही दवाइयां दिए जा रहे हैं, खुद ही डॉक्टर बन गए वो नशा छुड़ाने के चक्कर में। मैं सीधी बात करता हूँ, जब एक नशा उसके शरीर के अंदर घुस चुका है, और वो एकदम छोड़ेगा तो वो तो मर जाएगा, या तड़फेगा, या दीवार में सिर मारेगा, विड्रॉल्स भी होंगे सर। तो उसको धीरे धीरे कम करना है, तो प्रॉपर डॉक्टर होने चाहिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आज से कोई 35 साल पहले मेरे को दर्द रहता था कहीं शरीर में, तो मैंने बॉम्बे जाके एक बहुत बड़े हॉस्पिटल से बात करी, उन्होंने मुझे गोली देनी शुरू कर दी थी, वो दिमाग की, ताकि टेंशन नहीं होगी तो उनको। मैं 3 गोली लेता था रोज, तो मेरे को दर्द नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन मैं गोली नहीं खाता तो मुझे उल्टियां आनी शुरू हो गई। तो मैंने अपने डॉक्टर साहब से बात की यहाँ पे, तो कहने लगे तो नशे की गोली है, वो देते हैं आपको, उससे आपको थोड़ा महसूस होता है कि दर्द नहीं हो रही, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं चलता उसमें। तो उसने क्या किया, पहले 2.5 गोली करी, कह रहे आप थोड़े दिन तक 2.5 गोली खाओगे, फिर 2 कर दी, फिर 1.5 कर दी, फिर 1 कर दी, खत्म हो गया। हार्म रिडक्शन सर। ऐसे होना चाहिए थे, ऐसे नहीं आप उसमें नशा मुक्ति केंद्र में सारे नशे बंद कर दोगे, इनको इंजेक्शन दे दो, ये वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, वो एमडी बन गए अपने आप ही। वो मार भी रहे हैं कई लोगों को, ऐसे कई बच्चे वो मर भी रहे हैं। सर स्टडीज कहती है मोर देन 300 रिहैब जो है दिल्ली एनसीआर में वो फेक है सर। कितने कह रहे हैं? मोर देन 300। आप कम बता रहे हैं, मैं 1,000 कह रहा हूँ, 1000। यहाँ सड़ रहे हैं लोग, लोग सड़ रहे हैं वहाँ। और घर वाले सर डाल के भूल जाते हैं। हाँ, ना वहाँ खाने का है, ना पीने का है, ना शौचालय है, ना कंबल है, ना कूलर है, ना कुछ नहीं। बड़ा बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है। मतलब वो समझ लो कि पशुओं से भी बुरी तरह रह रहे हैं। बिल्कुल सर। एक बार को जेल जाना पसंद करेंगे ये वो वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे। कायदा ये होना चाहिए कि ऐसे सेंटर के अंदर पढ़ने की सुविधा हो, बैठने की सुविधा हो, स्टडी करने की सुविधा हो, टीवी देखने की सुविधा हो, खेलने की सुविधा हो। बिल्कुल सर। अगर वो वॉलीबॉल खेलते हैं, वहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, दिमाग कितना फ्रेश होता है। बिल्कुल सर। तो मुझे लगता है ये फेक वाले सारे बंद कराने चाहिए, उल्टा नुकसान कर रहे हैं बहुत। सर अभी जमनाबाद से एक न्यूज़ भी आई थी कि एक इंसान को लेके आए रिहैब में और 2 दिन बाद वो डेथ कर गया था। तो ऐसे इसीलिए कर गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, चाहे वो हीरोइन है, स्मैक है, उसका एकदम बंद कर दोगे तो मर जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। कोई डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो लोग एक ही गोलियां हैं उनके पास, वही वो देते रहते हैं। कुछ नहीं है, खुद ही डॉक्टर बन गया है वो। और समझ लो ये जो वो कर रहे हैं ये ह्यूमन राइट के खिलाफ है, और ह्यूमन राइट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता था। तो लड़कियां बच्चियां मैं देखता हूँ कहीं, उनको भी बड़ी बुरी हालत में रखा हुआ उन्होंने। कई जगह तो उनको मारते पीटते भी हैं कि नशा छोड़ो। अरे भी ऐसे तो नशा छोड़ेंगे आप? उनको कहीं अध्यात्म में लगाओ, उनको कहीं खेल में लगाओ, कंप्यूटर में लगाओ, धीरे धीरे उनकी दवाई कम करो, नशा कम करो, दवाई बढ़ाओ। सर ऊपर से उसके लिए खर्चा चाहिए, बस खर्चा कौन देगा? सरकार को देना चाहिए, ग्रांट देनी चाहिए। अब मुझे पता है कई ऐसे सेंटर हैं वो ग्रांट ले रहे हैं, नशा मुक्ति के अंदर नहीं चला रहे। सैकड़ों सैकड़ों सेंटर हैं जिनको फंडिंग हो रही है। मैं उसकी लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी इसको पब्लिश करूंगा
कि ये पैसा कहाँ जा रहा है सरकार को। जो वो सस्ता चला रहा है उसकी तरफ से सोचें। जब उसको कोई सरकार फंड चल या दे ही नहीं रही तो अपनी जगह को लगाएगा, अपने बंदे को लगाएगा, डॉक्टर को लगाएगा, दिमाग को लगाएगा, टाइम को लगाएगा, कमाई के लिए लगाएगा। बिल्कुल सर। अगर सरकार उसको फंडिंग दे देती है तो फिर उसको लगाने की क्या जरूरत है। फिर वो काम फिर देगा सबको, खाना भी अच्छा देगा, सुविधाएं भी देगा। अब 10,000 में अगर सपोज किसी को रख रहा है तो 10,000 पूर्ति कहाँ से करेगा। नहीं कर पाएगा सर, वो कर ही नहीं पाएगा भाई एक टाइम को रोटी खाता है, दिन में 3 बार खानी पड़ती है, 100 रुपए की आती है, 300 रुपए एक दिन का हो गया तो 9,000 तो ही बन गया महीने का। उसके रहने का खर्चा, नहाने का खर्चा, धोने का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, कौन करेगा ये। सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रिहैब सेंटर के ये जो भ्रष्टाचार है सर, अगर आप सर इस इसलिए मुझे पूरी नॉलेज है, हमारी एम्बुलेंस जाती रहती है ना, हजारों जगह हमने ऐसे लोगों को घर से ले जाके रिहैब सेंटर में और जो इबास है वहाँ एडमिट कराया। लेकिन मैं देखता हूँ कि उसमें 50% केस झूठे भी हैं। भाई ने भाई को अंदर करा दिया, पत्नी ने पति को करा दिया, पति ने पत्नी को करा दिया अंदर। बिल्कुल सर। नकली ऐसे ही, वो अच्छे भले हैं और एक बार अंदर गया तो सर फिर वो बात ही नहीं करवाते सर। ना, फिर बात नहीं कराते, फिर वो उल्टा समझ लो। और नशेड़ी नहीं भी तो नशेड़ी बन के आएगा, वो तकड़ा बन के आएगा अब की। वो सर ऑनर जो है परिवार को कैमरा दिखाने को तैयार नहीं है, वो अंदर घुमाने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या कॉन्फिडेंशियलिटी है? जब आप चला रहे हो रिहैब, अंदर लोग एडमिट है तो आप दिखा दो आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आप पुराना कैमरा दिखा दो। इसका बहुत सीधा और सरल तरीका है। हम अक्सर देखते हैं टीवी पे दिखाते हैं कि कोई डॉगी को पीट रहा है, एफआईआर हो जाती है। कोई गाय के साथ अत्याचार कर रहा है, एफआईआर हो जाती है। सांप को मार रहा है, एफआईआर हो जाती है। और जो इंसानों को मार रहे हैं रिहैब सेंटर में, कितनी एफआईआर हुई आज तक दिल्ली के अंदर। सरकार ने कितने नोडल ऑफिसर बनाए हैं उनके ऊपर। अगर दिल्ली में सरकारी आंकड़े में 300 रिहैब है मानता हूं मैं, तो कम से कम 30 तो बना दो आप नोडल ऑफिसर की। एक नोडल ऑफिसर 10 को कंट्रोल करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो जाके देखेगा वहाँ सुविधा है कि नहीं, वो जाके देखेगा कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मिल रहा है तो कैसा मिल रहा है, जहर तो नहीं खिला रहे उनको। मुझे तो यहाँ तक पता लगा एक रिहैब सेंटर में कि ढाबों में और फंक्शनों में जो रोटी बच जाती है, जो जानवरों को डालनी होती है, वो ले जाके खिलाते हैं वहां पे वो। बिल्कुल सही सर, सुना आप। मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया, बैंक के टॉल वाले ने, कि हम तो फेंकने आ जाते थे जी, एक एनजीओ आ गई है, वो ले जाते हैं खिला देते हैं, सारी सब्जियां मिक्स करके उसमें, और 3-3 दिन की बासी भी होती है उसमें। तो ये हम जहाँ बच्चे को बचाने के लिए भेज रहे हैं वो तो मर रहे हैं। मतलब टॉर्चर, एक तरह से हम बच्चे को हेल्प के लिए भेजना चाह रहे हैं, वहां तो उल्टा टॉर्चर हो रहा है। टॉर्चर हो रहा है, देश का भविष्य खत्म कर रहे हैं। वो बच्चा अगर सुधर के आएगा तो कुछ बनेगा। आप भी तो बने हैं ना, बिल्कुल। क्यों नहीं बन सकता एक बार। एक नशे वाला व्यक्ति क्यों नहीं बदल सकता, बदल सकता है। लेकिन आप उसको मारने पे तुल गए। परिवार वाले भी उसके खिलाफ है, रिहैब सेंटर वाले भी उनके खिलाफ हैं, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा उनके लिए। तो फिर वो खुद ही सोचेगा इससे तो मौत ही अच्छी है फिर मेरे लिए। सर। या मेरे को उसका असल में होता है क्या है, जो लोग ऐसे नशे करते हैं उनका मन दुनिया से उचाट हो जाता है। कई बार उनको लगता है कि ये सब नकली है। देखिए वो बच्चा जो लाख में मीना कुमार है, परिवार को, उसकी मिसिस को, सबको अच्छा लगता है। भगवान ना करे उसको ये आदत पड़ गई शराब पीने की, लत लग गई, और उसके बाद उसको वहां डाल दिया रिहैब सेंटर में। तो वही अब उनको दुश्मन लगता है। वो कहते हैं मरे, खत्म करो। कई जगह सुना मैंने कि हम तो नहीं लेके आएंगे जी उसको, वही पड़ा रहने दो उसको। मेरे पास तो अभी बहुत बड़े घर का केस आया, बहुत बड़े घर का, 4 कोठियां, ये वो, बच्चे बड़े सेटल है, फॉरेन कंट्री में बिजनेस है उनका, पिता शराब बहुत पीता था, उसको उठा के हॉस्पिटल में डाला है, बहुत बड़े हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल में। और एक दिन कोई भी उनको पूछने नहीं जाता था, वहीं चले गए वो। उनको पता है बाद में प्रॉपर्टी भी मारी है, दुकानें भी मारी हैं, घर भी मारा है, हर चीज मारा है, फैक्ट्री भी मारी है, मरता मरने दो इसको। अच्छे भलों को तो पूछ नहीं रहे आजकल बच्चे। जिसको जिसको ये बीमारी शो हो गई तो जीते जी मर गया जी, वो तो खत्म हो गया वो तो। बिल्कुल।
मैं इस चीज में प्रशासन को यही सलाह दूंगा कि जितने भी ये सेंटर खोले हैं लाइसेंस से खुलना चाहिए, नॉर्म्स होने चाहिए और उसके ऊपर नोडल ऑफिसर होने चाहिए और उसके साथ कोई ना कोई एनजीओ अटैच कर देनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये करना चाहिए सर। ऐसा है कि गली गली में रिहैब है, आपको मतलब हम पता भी नहीं कर पाएंगे कि ये रिहैब है। ऐसा लग रहा है कि वो घर है, वो चुपके से लाते हैं रात को पेशेंट और उसे अंदर एडमिट कर लेते हैं और आसपास वालों को पता ही नहीं कि यहाँ पे रिहैब भी चल रहा है। ना कोई बोर्ड है, ना कोई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना कोई वहाँ पे कोई डायरेक्शंस हैं, और इंसान बस वहाँ पे सिर्फ उसकी फैमिली को पता है, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता। अगर पता भी है तो सर वो कैसे चल रहा है, वो समझ से बाहर है। सर मैं भी 12 साल मैंने शराब पी, जिसमें से 5 साल मैं एडिक्शन में रहा। 5 साल? हाँ, 5 साल मैं एडिक्शन में रहा, वही जो बिंज पैटर्न दिन रात पीने वाला। एंड सर मैंने तो ये भी सुना है कि जो बच्चे, जो इंसान रिहैब में रह रहे हैं, उनको वहां भी शराब प्रोवाइड हो जाती है कहीं ना कहीं? बिल्कुल हो जाती है सर, बिल्कुल हो जाती है। अगर किसी कोई घर से मतलब अच्छा है और संपन्न है। हाँ संपन्न है, तो वो कहीं ना कहीं किसी और नाम से फंड्स ले लेते हैं कि दही चालू कर रहे हैं, इनकी दूध चालू कर रहे हैं, इनका मैं सर जिस रिहैब में था उसका ऑनर शाम को रोज पी के आता था और सब में एक एक करके सर वो डंडे से सबकी पिटाई करता था। उस रिहैब में सर शाम को अगर कोई बिना थप्पड़ के रह जाए तो वो उसकी किस्मत होती थी कि हाँ ये बिना थप्पड़ के। ये आपको क्या लगता है, जैसे जिस रिहैब में आप थे वहाँ कितने लोग थे सारे? सर वहाँ पे 60 से 70 लोग थे। 60-70? 60-70 लोग। कितने वहां से ठीक होकर निकले और कितने सड़ रहे हैं वहां पे? सर उस रिहैब में सिर्फ और सिर्फ मैं उससे ठीक भी नहीं हुआ, मैं तो एक संस्था से ठीक हुआ सर। जो भी वहां से निकलता है वो घर बाहर जाके सिर्फ अपने परिवार पे चिल्लाना, लड़ना या उनके साथ मारपीट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा इसके अलावा। या क्राइम करेगा? या क्राइम करेगा, बिकॉज वो उसकी जो लास्ट उम्मीद होती है ना रिहैब, ऐसे रिहैब में जाके वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि बाहर आके उसने सर उस रिहैब से एक भी इंसान ठीक नहीं हुआ। वो पिछले 5-6 साल से चल रहा है, एक सिंगल पर्सन वहां से ठीक नहीं है। ये कहाँ पर है ये? सर ये जमुना पार है, टोनिका सिटी के पास में। और मैंने सुना है सर यहाँ पर बहुत सारे रिहैब है, बहुत सारे हैं। सबका यही हाल है। कुछ रिहैब्स है सर जो मीटिंग्स भी करवाते हैं, ग्रुप थेरेपीज भी करवाते हैं, वो भी चुनिंदा है और उनमें पैसे लगते हैं, 20,000 से स्टार्टिंग है उनकी। तो कुछ रिहैब्स हैं जो मतलब वो भी आप लगा लो कि 1%। कि मैं कहता हूँ पैसे ले, बिना पैसे के तो काम नहीं चलेगा। और पैसे लेने के बाद उनको वो पहली बात तो फैसिलिटी दे, दूसरा बात उनकी दिमागी हालत ठीक करें, तीसरी बात इतनी जगह होनी चाहिए उनके पास कि वो उनको उस बच्चे को एंजॉय भी करा सके, टीवी भी दिखाएं, उसको खेलने के लिए भी कहें। एक ऐसी चीजें आने से वहां का उसका बदलाव आएगा ना। अगर एक बंद कमरे में किसी को डाल दो तो वो जानवर वाला काम हुआ सर, पशु पशु की तरह डाल दिया सर हाँ, और सर ये इसी चीज की अवेयरनेस तो माता पिता को, भाई बहनों को होनी चाहिए। जो वहां डलवा रहे हैं उनको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा बच्चा कैसा रह रहा है। वो वीडियो बना के भेज देता है, वो तो स्टैटिक वीडियो हो गई ना उस टाइम की। आप प्रीवियस वीडियो देखो, आप पिछले 10 दिन पुराना कैमरा देखो, 20 दिन पुराना, 90 दिन पुरानी। नहीं, कायदा ये होना चाहिए कि वहाँ के कैमरे लगे और ऑनलाइन हो, कोई भी अपने घर बैठे कभी भी देख सकता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। बिल्कुल। वो वहां पे खेल रहा है, शराब पी रहा है, रोटी खा रहा है, बातें कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तब ट्रांसपेरेंसी होगी ना जी। किडनीज जब एक पार्लियामेंट की जो सेशन है वो लाइव आ सकता है, बिल्कुल सर। तो रिहैब सेंटर का लाइव क्यों नहीं आ सकता? गूगल से जोड़ दें, लॉबी देखो जी, ये पोजीशन है, इतने बंदे ये कर रहे हैं, ये फैसिलिटी है, तब सुधरेंगे ये रिहैब वाले भी। बिल्कुल सर। समझ गए? मैं कहता हूँ 10 की जगह 20,000 लेना, 30,000 लेना। उसका तरीका ये है, कोई गरीब बच्चा आ गया, वो कहता जी मैं तो 30,000 नहीं दे सकता, 10,000, तो फिर हम लोगों को कह सकते हैं यार आप इनको फंडिंग करो, फिर लोगों को कह सकते हैं। लेकिन वहाँ फैसिलिटी तो 30,000 वाली पहले, खाली कमरे में रखने के थोड़ा पैसे देंगे उसको। नहीं नहीं, वो तो सर खाना पीना वो 5-7 हजार में कवर हो गया, बाकी तो फिर सर फैसिलिटीज चाहिए होंगी। सर यहाँ पर अब एनजीओ की जब बात आ जाती है, तो क्या सीएसआर फंड जो है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, मैंडेटरी कर दिया है इतने % आपको सीएसआर देना ही देना है। तो क्या वो उन एनजीओज तक पहुंच पाता है जो जरूरतमंद एनजीओज हैं, जो सच में रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं? 90% तो फ्रॉड हो रहा है जी। मैंने पीछे माननीय
वित्त मंत्री सीतारमण जी से समय लिया था। मेरी काफी अच्छी बात हुई, मैं लिख के भी दे के आया हूँ। क्या लिख के दे के आया हूँ कि आपने एक फंड बनाया CSR की, जिनकी 100 करोड़ से ज्यादा इनकम है, अपना 2% अपना देंगे, चैरिटी में लगाएंगे। अब उन्होंने क्या किया बड़ी कंपनियों ने, सब ने अपनी आगे ट्रस्ट बना लिए, NGO बना लिए, स्कूल बना लिए, मंदिर बना लिए, डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड भी हुई है अपनी कंपनी में, NGO के ट्रस्टी भी हुई है। तो अपराध हो गया। बिल्कुल अपराध है। अब इतना ही पैसा अपने पास। हाँ, उनका तो कहीं गया ही नहीं बाहर फंडिंग। जबकि नॉर्म्स ये होने चाहिए कि आपको जितना हम निकालेंगे, सपोज किसी ने 10 करोड़ निकाला, उसमें भी क्लॉज होना चाहिए, कितना बुजुर्गों के लिए करेंगे, इतना रिहैब सेंटर के लिए करेंगे, इतना शमशान घाट के लिए करेंगे, ऐसा कुछ क्लॉज होना चाहिए। सर शेड्यूल 7 एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे ना 7 एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप हेल्थ केयर में, एनिमल वेलफेयर, IITs में, NITs में, एजुकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अब उन शेड्यूल 7 में कोई कंपनी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी में सारा पैसा लगा दिया। लेट्स से कि उसके पास वो उस एक्टिविटी में पैसा लगाएंगे जहां से हमको वापस आना हो। बिल्कुल वो घूम के सर वो क्लोज है जहाँ पे बने। बीच में दलाल छोड़े हुए कहीं उन्हें, आएंगे, हाँ जी NGO से कहेंगे आपको हम 1 करोड़ दिलाते हैं, 50 लाख वापस दे देना। अरे कैसे वापस दे देगा वो? व्हाइट कैसे निकाल सकता है वो, और ब्लैक कैसे निकाल सकता है? व्हाइट तो कहीं खर्च करेगा निकलेगा, कैश कैसे निकाल सकता है बैंक में से वो इतना बड़ा अमाउंट? तो वो कहते हैं वो भी हम अपने अरेंजमेंट कर देंगे, आप हमें मतलब खुद ही धोखा करवा रहे हैं। तो मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन को, सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी को, इसके ऊपर सख्ती की जाए कि जिनको जो कंपनियां भी एलिजिबल है CSR देने के लिए, उनको इनकम टैक्स वाले समय समय पे लेटर देके उनसे पूछें कि कितनी कंपनियों को दिया है आपने, जो 7 जगह देने की बात थी, आप एक ही जगह क्यों दिए जा रहे हो? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, तब जाके सुधरेंगे लोग। बिल्कुल सर। सर शेड्यूल 7 में हेल्थ केयर नाम से भी एक क्लॉज है, वहाँ पर कहीं भी रिहैब मेंशन नहीं है, और जबकि नशे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो भी ऐड होनी चाहिए उन शेड्यूल? बिल्कुल 100% बहुत जरूरी है वो हो गई सीनियर सिटीजन होम हो गए, शमशान घाट हो गए, क्रिमिशन सेंटर जो है, इस तरीके की और बहुत कुछ है, बच्चों के लिए है, शिक्षा के लिए है, बहुत कुछ है, प्ले ग्राउंड्स के लिए है। तो मुझे लगता है सब रिहैब आना जरूरी है। सर मेरे को एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी थी, वो कैमरे वाली। हम छोटे से बच्चे को जब भेजते हैं ना, 2 साल के बच्चे को किडजी स्कूल में, तो हम कैमरे से मॉनिटर कर रहे होते हैं उसे। मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर हमेशा उसे मॉनिटर कर रही होती है, इवन मेरे कलीग्स भी हैं। और इतना बड़ा आपने बच्चा करके, गबरू जवान जिसकी लाइफ एंड डेथ का रिस्क है, पता है कि वो कुछ भी कर सकता है अंदर, और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो कैमरे वाला जो सर आपने बताया तो बहुत जरूरी है। वो बहुत आज के इस जमाने में AI का जमाना है, इसमें ये बहुत जरूरी है। जितने रिहैब सेंटर है वहाँ कैमरे लगे हों, उसको मॉनिटर करे वहाँ के लोकल पुलिस या SDM, और कोई नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, कोई ना कोई NGO भी साथ में अटैच कर दिया है। अगर सर ऐसा हो गया, ऐसे ही आप मानिए कि रिकवरी रेट जो ये 0% है अभी, जो सिर्फ और सिर्फ एक टॉर्चर के लिए भेजा जा रहा है, ये रिकवरी परसेंट जो है सब बहुत बढ़ जाएगा। बहुत बढ़ जाएगा। और इंसान जो है सर रिहैब के लिए फिर विलिंग भी हो जाएगा। बड़े परिवार तो घर पे रह के ही उसकी डेथ हो जाती है, वो भेज ही नहीं पाते कि वहां जाके भी उसने परेशानी होना है। सर NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या कुछ कदम उठा रही है सर नशे को रोकने के लिए? मुझे लगता है वहां तक बात ही नहीं पहुंची है, किसी ने पूछा ही नहीं। जैसे मैंने एक बात पहुंचाई कोविड के टाइम में कि हॉस्पिटल वाले, कुछ हॉस्पिटल वाले जिस बीमारी का इलाज नहीं था, उन्होंने 25 से 50 लाख लिए, बिल्कुल। और मौत हो जाने पर डेड बॉडी नहीं देते थे कि डेड बॉडी नहीं देंगे हम, पहले पैसे लो। तो मैंने लड़ लड़ के लाशें दिलाई लोगों को, तो मेरे ऊपर 11 FIR हो गई। बिल्कुल सर। तो ये बात, जब मैं NHRC में एक उनकी कोर ग्रुप बना था डिफेंडर्स एंड NGO का, तो मैं मेंबर था उसमें। मैंने चेयरमैन साहब को ये बात करी, तो उन्होंने एक रूल पास किया कि कोई भी हॉस्पिटल डेथ होने के बाद 1 घंटे के अंदर डेड बॉडी देगा, विदाउट एनी चार्ज, अंडरटेकिंग लेके बॉडी देगा तुरंत। तो मैंने बात करी तो आगे हुआ ना काम। बहुत बढ़िया सर। ये बात किसी ने NHRC को रखी नहीं है, और NHRC को ये बात सपोज मैं ही रखता हूँ,
इसके ऊपर कदम उठाना बहुत जरूरी है और मैं रखूंगा इस बात। मुझे आपने सूचनाएं प्रोवाइड करनी है, लेटर भेजना मेरा काम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, कोविड-19 की आपने बात बताई थी, मेरा अगला प्रश्न यही था कि आपने बहुत आवाज़ उठाई उस टाइम, और 11 एफआईआर सर आपके नाम पे हो गई थी, और ऐसे समय में आपने सेवा भी करी, और सर साथ में ये लीगल जो ऑब्लिगेशंस है वो भी। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, और करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि जब मैं कोर्ट में जाऊंगा तो धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, प्रशासन भी फंसेगा उसमें। अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो दिल्ली के अंदर 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा? 500 का ऑक्सीजन सिलेंडर 50,000 का किसने बेचा? प्लाज्मा 40-40 हजार रुपए का बिका। एम्बुलेंस 1000 वाली लाख रुपए में बिकी, मिली लोगों को। शमशान घाट पे लाख लाख रुपए लिया लोगों ने। हॉस्पिटल वालों ने धज्जियां उड़ा दी बेईमानी की। 300 वाली पीपी किट 8,000 रुपए की। फार्मा थी इतनियां, पैरासीटामोल जैसी दवाई बेच रही थी चोर बाजारी में। ये लैब वाले 300 वाला टेस्ट 10,000 में हो रहा था। इंश्योरेंस कंपनियों ने जो मजे लिए हैं, 5 लाख की अगर इंश्योरेंस करते थे, 5 लाख 1,000 का बिल हो गया तो कह देंगे नहीं जी पेशेंट को तो शुगर है जी, इसको फलाना है जी, किसी को पैसे नहीं दिए इन्होंने। तो मेरा कहना यह है कि सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, एनएचआरसी चाहे, इन सब के ऊपर अंकुश रख सकता है और लगना चाहिए इनके ऊपर। इनकी गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए, मेरा एक ही मोटिव था। क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा कोरोना के अंदर जो कहर था, और आज भी वही खड़े हैं, आज भी उसी ढर्रे पे खड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, डिजास्टर में हम कहीं नहीं तैयार है। मैं एग्जांपल देता हूँ, दिल्ली के अंदर अगर 10,000 प्राइवेट हॉस्पिटल है, 9,900 के अंदर एम्बुलेंस नहीं है, 9,900 के अंदर मोर्चरी नहीं है। रात के 3 बजे डेथ होगी, बॉडी घर ले जाओ। अरे वाह भी वाह, घर कैसे ले जाओ? चौथे महले पे रहता है, कहाँ रखेगा वो? ये फैसिलिटी क्यों ना हो? उनको रिन्यू करने की पावर किसको है? मेडिकल डिपार्टमेंट को, हेल्थ डिपार्टमेंट को। कैसे रिन्यू हो जाता हॉस्पिटल वो? बीवी में कांड हुआ था, 8 बच्चे मर गए थे जल के। 5 बच्चे की परमिशन थी, 25 बेड लगे हुए थे। बिल्कुल सर, अभी न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल, जहाँ 4 हमने बचाए थे। तो जब कोई हादसा हो जाता है तभी जागृत होते हैं क्या हम? मुखर्जी नगर में एक वो पीजी में आग लग गई, काफी बच्चे उसमें झुलस गए, काफी गिरे पटे। सारे पीजी चेक करने शुरू कर दिया। राजेंद्र नगर एक पीजी के अंदर पानी चला गया, सारे पीजी चेक करने शुरू कर दिया मैं इंस्टीट्यूट के अंदर। हॉस्पिटल में आग लगी तो हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। मैं, जो काम होने वाला दिख रहा है, मैंने इनको कंप्लेंट करी विवेक विहार में मेन रोड के ऊपर 500 गज की जगह सरकारी घेर के 1,000 बच्चे 500 गज की बिल्डिंग में बिठाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है। ना डीडीए सुनता है, ना एमसीडी सुनती है, ना फायर ब्रिगेड वाले सुन रहे हैं, ना डिजास्टर वाले सुन रहे हैं। सरेआम जगह घेरी हुई है, दशमेश पब्लिक स्कूल है मेन रोड के ऊपर 500 गज, जबकि उसके बदले जमीन के 2 एकड़ जमीन ले चुके हैं। फिर भी उसको हटा रहे हैं स्कूल के। 1,000 बच्चा, कल को परमात्मा ना करे वहां कोई मिस हैपनिंग हो गई, वो भागेंगे कैसे? 1,000 बच्चे बचाएंगे कैसे उसको? सरकार हादसा होने के बाद जागती है। प्रिकॉशन पहले लेनी चाहिए, डिजास्टर की तैयारी पहले से करनी चाहिए, ये मेरा कहना है। सर, अभी पंजाब इलेक्शंस आने वाले हैं। पंजाब में तीन जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं सर। पहला है नशे के खिलाफ अभियान, दूसरा है धर्मांतरण, और तीसरा है मूवमेंट ऑफ खालिस्तान। तो सर, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं, और कौन सा मुद्दा सर इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखिए, जितनी भी बाहर की कंट्रीज होती हैं, जब किसी कंट्री को बर्बाद करना हो ना, नुकसान करना हो, तो जिस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता हो उसको मारने का प्रयास किया जाता है। पंजाब एक ऐसी जमीन है जिसके ऊपर आज तक किसी का राज नहीं चला। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डरती थी पंजाब से। जब ब्रिटिश सरकार थी तब भी पंजाब के अंदर महाराजाओं वाला काम चला, ठीक, स्टेट रही। कई बार प्रयास किए गए लेकिन सक्सेस नहीं हुए वो, क्योंकि पंजाब का अपने एक वर्चस्व था। पंजाब की जवानी, पंजाब का गबरू, पंजाब का खेती, पंजाब का दूध, पंजाब का आबो हवा, पंजाब का पानी, 5 दरियाओं का,
इन लोगों को चुभता था। 80 के दशक में सबसे पहले वहां आतंकवाद लेके आए, ऐसा माहौल बना दिया वहां पे इन्होंने पंजाब के अंदर। और एक KPS गिल जैसे लोग, ऐसे ऐसे लोग आ गए जिन्होंने जवान बच्चों को मारा वहां पे। एक जनरेशन पंजाब की खत्म हुई, या तो पंजाब छोड़ गए, कोई कनाडा चला गया, कोई अमेरिका चला गया, या मार दिए गए। एक जनरेशन खत्म हो गई। मेरे को याद हो माचिस फिल्म उसके ऊपर ही बनी थी। जवान जवान बच्चे मारे जी इन्होंने। उसके बाद जब थोड़ा माहौल ठीक हुआ तो पंजाब के अंदर नशे की लत आनी शुरू हो गई। नशा भी छोटा मोटा नहीं, खाली शराब का नहीं, इंजेक्शन, हेरोइन, गांजा, पता नहीं क्या क्या, मुझे नाम भी नहीं पता। बच्चियां भी वहां नशा ले। बिल्कुल सर। कॉलेज, स्कूल, मार्केट में, कहीं भी, थिएटर, मॉल, बाहर बैठे हुए हैं, नशा लगा रहे हैं। बहुत बच्चे का जीवन उसमें खराब हुआ, बहुत बच्चों का खराब हुआ। अभी वो सुधरा नहीं तो धर्मांतरण शुरू हो गया। मैं गया, एक फंक्शन था। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि मैं ईसाई धर्म के खिलाफ हूँ या मुस्लिम के या हिंदू के। मकसद यह है कि हम सिख से, सिख जो है ना, वो अपनी यूनिफॉर्म में अच्छा लगता है, ठीक है। मैंने एक सज्जन मुझे मिले, गुरसिख जेंटलमैन, 6 फुट के, तो उन्होंने यहाँ पे अपना नाम, नेम प्लेट उनकी दूसरी लगी हुई थी। मैंने कहा वीर जी ये क्या लगा हो? कहने लगे मेरे दादाजी कन्वर्ट हो गए थे, मेरे पापा जी कन्वर्ट हो गए थे। तो मुझे बड़ा अंदर से महसूस हुआ है यार, पंजाब जैसा स्टेट, पंजाब में जहाँ आवाज आती थी, आज वो ये हालात कर दिए इन्होंने कि लोगों को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और यही नहीं, पंजाब के अंदर विश्व की सबसे बड़ी चर्च बनने जा रही है। उससे भी खतरनाक बात, जैसे हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक SGPC है, ऐसी वो एक उनकी भी SGPC बनने जा रही है, अपनी अलग से CGPC बनने जा रही है उनकी। वो अपनी बनाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो बड़े खतरे वाली बात है जी। और चौथी बात कि पंजाब के अंदर ये बड़े दुख की बात है कि जिस कांग्रेस ने कत्लेआम कराया 1984 का, 5,000 सिखों की बच्चों की शहादत तो दिल्ली में हुई, पूरे देश में तो पता नहीं कितने हजार होंगे। बिल्कुल सर। और जिनके कातिल आज तक घूम रहे हैं सड़क के ऊपर, बड़ी मजेदार बात है। उसी कांग्रेस की 2 वर्ष सरकार आई वहां पे उसके बाद। बिल्कुल सर। ये चीज के ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा कि ये नहीं होना चाहिए था। एक तरफ तुम चाह रहे हैं कि उनके कातिलों को सजा हो, दूसरी तरफ उनके कातिलों को सत्ता में लेके आ रहे हो। बात समझिए। उन्हीं को राज दे रहे हैं सर। इसलिए पंजाब के अंदर अगर माहौल को ठीक रखना है तो बच्चों को रोजगार दो आप। बच्चे अमेरिका, लंदन, कनाडा ना जाएं। जमीनें बेच के जा रहे हैं, वहां क्या करते हैं? पेट्रोल पंप पे सफाई करते हैं, स्टोर में नौकरी करते हैं, बार में नौकरी करते हैं। जवान जवान लड़कियां वहां पे मैं देखता हूँ पोछा लगा रही होती हैं, फोटोज आती रहती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात। तो ये बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी, यहाँ के बच्चों को बिजनेस दें, स्टार्टअप दें। किसी भी तरीके से हमारे बच्चे बाहर नहीं जाना चाहिए यहाँ के। इसलिए मैं समझता हूँ पंजाब के हालात तभी ठीक हो सकते हैं कि वहाँ की जनता प्रोग्रेस पे ध्यान दे, बच्चों के रोजगार पे ध्यान दे, और ये ध्यान रखे कि जिन्होंने कत्लेआम कराया है उनके हाथ में राय ना आए, और किसी को भी है उनको ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये थे पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी सर। मैं सर का अपनी और ऑडियंस की तरफ से सर धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं सर आभारी हूँ कि आपकी टीम ने मुझे इस लायक समझा कि सर मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, बैठ के सर हम बातें कर रहे हैं, और एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो कि सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं सर वीडियोस आपका सोशल मीडिया हैंडल देखता रहता हूँ, और मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं सर से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और सर इस मुद्दे पे ज़रूर कहीं ना कहीं अटेंशन प्रोवाइड करेगा। यानी बिल्कुल उठाएंगे, और इसमें कोई गरीब अमीर बात नहीं है, बात जाति की भी नहीं है। सिर्फ बात इसकी कि इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है, उसके लिए हम काम करेंगे। क्योंकि हमारी गुरबाणी में लिखा है ना, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को बंदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद।